देखिएगा, अब नंबर अपन ने कितने बल लिख लिए? पहला लिखा था आपने भार, दूसरा अपन ने लिखा है प्रतिक्रिया बल, तीसरा अपन ने ले लिया था इसके अंदर पेशीय बल। नंबर फोर्थ में इसमें ले रहा हूं स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल या इसे कह सकता हूं मैं कमानी बल। देखो भाई, ये बल बहुत काम का है और अपने बहुत सारे चैप्टरों के अंदर यूज होगा। इससे आगे का जो नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है वर्क पावर एनर्जी, उसमें भी यूज होगा। इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवगति का जो चैप्टर अपन पढ़ेंगे सेकंड बुक का, उसके अंदर भी ये मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाला फोर्स होगा। तो अब देखिए, स्प्रिंग बल या कमानी बल है क्या? इसमें अपन कह सकते हैं किसी भी स्प्रिंग को उसकी लंबाई में होने, अपन जब किसी भी स्प्रिंग को दबाते हैं या उसको अपन खींचते हैं, तो आपने देखा होगा कि स्प्रिंग को जितना अपन बल लगाएंगे उतना अधिक वो खींचेगी या उतना अधिक क्या होगी, वो दबेगी। तो अपन यो कह सकते हैं किसी भी स्प्रिंग के लिए एक सामान्य सी बात यो कह सकते हैं कि प्रत्येक स्प्रिंग इसकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। यानी कि और यह प्रतिरोध बल में लंबाई में परिवर्तन के साथ क्या होता है, बढ़ता जाएगा। जितना अपन स्प्रिंग को खींचेंगे उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, बढ़ता चला जाता है। यानी कि ये जो बल है वो उसकी लंबाई में परिवर्तन के क्या है, समानुपाती है। यानी लोग कह सकते हैं लंबाई में वृद्धि के क्या है, समानुपाती है। तो देखिए, स्प्रिंग बल का अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अपन लिख सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है वो अपन हम नोट करते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, प्रत्येक स्प्रिंग इसकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक स्प्रिंग इसकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यानी अपन जितना दबाएंगे उसके विपरीत ही क्या लगेगा, बल लगेगा, या जितना खींचेंगे उसके विपरीत भी क्या लगेगा, बल लगेगा। तो मैंने यही लिखा है, प्रत्येक स्प्रिंग इसकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। और ये प्रतिरोधी बल लंबाई में परिवर्तन के साथ क्या होता है, बढ़ता है। यह प्रतिरोधी बल लंबाई में परिवर्तन के साथ बढ़ता है। यह प्रतिरोधी बल लंबाई में परिवर्तन के साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है। और देखिए, इस बल को इस फॉर्मूले से दिया जाता है, के साथ बढ़ता है। इस बल को निम्न सूत्र से दिया जाता है। यहां अपन डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्यों और कैसे नहीं जान रहे हैं। यहां जब अपन इस बल को अलग से पढ़ेंगे सेपरेटली, तब अपन इसके बारे में विस्तार पूर्वक इसके ग्राफ वगैरह सब खींचेंगे। तो मैंने क्या कहा, इस बल को निम्न सूत्र से दिया जाता है, F = -kx। यहां कौन क्या है वो देखिएगा। यहां F तो क्या है, बल हो गया। यहां पर जो K है इसे कहा जाता है स्प्रिंग नियतांक, या इसे कहते हैं बल नियतांक, कमानी नियतांक भी कह सकते हैं। K = है कमानी नियतांक, या इसे आप कह दें बल नियतांक। कमानी नियतांक, या इसे क्या कह देंगे अपन, बल नियतांक। और x क्या है, लंबाई में परिवर्तन। x यहां पर क्या है, लंबाई में परिवर्तन को दर्शाता है। और यहां ऋणात्मक चिन्ह,
देखो के बारे में लिख लिया, एक्स के बारे में लिख लिया, अब किसकी बात कर रहे हैं? ऋणात्मक चिन्ह की। जो नेगेटिव का साइन आ रहा है यानी जो ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, ये बल की विपरीत, बल जो है उसकी विपरीत दिशा में क्या है? विस्थापन है। ये कह सकते हैं ऋणात्मक चिन्ह बल के विपरीत विस्थापन को व्यक्त करता है। ये लीजिए, ये अपन ने स्प्रिंग फोर्स भी अपन ने जान लिया है। नंबर 5, पांचवा जो इसमें बल में लेता हूं वो बल में ले रहा हूं इसके अंदर उत्प्लावन बल यानी कि बायोनेंसी फोर्स। उत्प्लावन बल या बायोनेंसी फोर्स। देखो उत्प्लावन बल है क्या? जब अपन किसी वस्तु को किसी तरल में डालते हैं तो उस तरल के द्वारा उस वस्तु के ऊपर की ओर एक उठाव बल लगता है जो कि वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के क्या होता है? बराबर होता है। इस बल को ही कहा जाता है उत्प्लावन बल। ध्यान रहे आपके सिलेबस में पूरा एक तरल के नाम से पूरा एक बड़ा चैप्टर है जहां आपको उत्प्लावन बल को खूब विस्तार से पढ़ने के लिए मिलेगा। यहां तो अपन केवल उसको डिफाइन कर रहे हैं, केवल परिभाषा दे रहे हैं कि होता क्या है। तो देखो उत्प्लावन बल को मैं क्या कह सकता हूं? तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर, तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर, तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर, तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल, तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। एक बल कार्य करता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। और तरल पदार्थों का यह गुण कहलाता है उत्प्लावकता। तरल पदार्थों का यह गुण उत्प्लावकता कहलाता है। तरल पदार्थों का यह गुण ही क्या कहलाता है? उत्प्लावकता कहलाता है। ये अपन ने इसके बारे में लिख लिया है। अब देखो भाई, अगर उत्प्लावन बल के लिए अपन देखें कि क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो उत्प्लावन बल, इसका जो अपन फॉर्मूला लेते हैं ये होता है एक्चुअल में किसके इक्वल होगा? वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के तुल्य होता है। वस्तु द्वारा हटाए गए तरल का भार। देखो तरल से तात्पर्य होगा कि जिनका प्रवाह होता है, जिसमें द्रव भी आगे और क्या आगे? गैस। द्रव और गैस दोनों ही तरल के क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। तो यहां अपन ने पांचवा बल जान लिया है उत्प्लावन बल। अब नंबर 6 अपन जो फोर्स पढ़ेंगे लास्ट, वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे, वो है तनाव बल यानी कि टेंशन फोर्स है। उससे वो होता क्या है उसको अपन अब पढ़ेंगे। तनाव बल के बाद फिर अपन डिटेल से जिस टॉपिक को अपन जानेंगे वो है घर्षण यानी कि फ्रिक्शन, जो कि अपने सिलेबस का बड़ा टॉपिक है। तो देखिए भाई, नंबर 6 तनाव या टेंशन फोर्स। ये एक प्रकार का बल ही है। ये होता क्या है? किसी तनी हुई रस्सी हो, कोई भी तनी हुई रस्सी अथवा चेन द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध जो बल लगता है वही बल क्या कहलाता है? तनाव बल कहलाता है। तो मैं कह सकता हूं किसी तनी हुई रस्सी
किसी तनी हुई रस्सी अथवा चेन द्वारा या चेन द्वारा, किसी तनी हुई रस्सी या चेन द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध, चेन द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध, किसी तनी हुई रस्सी या चेन द्वारा आरोपित बल के विरुद्ध लगाए गए बल के विरुद्ध लगाए गए बल को, आरोपित बल के विरुद्ध लगाए गए बल को ही क्या कहेंगे अपन? तनाव बल कहते हैं। लगाए गए बल को तनाव कहते हैं, या इसे आप कह सकते हैं तनाव बल कहते हैं। ये अपन ने इसको परिभाषित कर दिया है। ध्यान रहे, इसकी दिशा सदैव वस्तु से दूर होती है। तनाव बल की इसकी दिशा सदैव वस्तु से दूर होती है। क्यों होती है? देखो, क्योंकि इसकी दिशा सदैव वस्तु से दूर होती है, क्योंकि तनाव सदैव वस्तु को क्या है? खींचता है। क्योंकि तनाव सदैव वस्तु को खींचता है। या एक तरह से एक डेफिनेशन और सिंपल से अपन दे सकते हैं, किसी भी डोरी के अंदर, यूं कह सकते हैं अपन, सिंपल डिफाइन कर सकते हैं, किसी डोरी के प्रत्यानयन बल को ही क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। यूं भी आप कह सकते हो। किसी डोरी के प्रत्यानयन बल को तनाव कहते हैं। ये लीजिए, एक सिंपल डेफिनेशन अपन ये दे सकते हैं। तो यहां अपन ने एक टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है, और वो है यांत्रिकी में सामान्य बल, यानी जनरल फोर्सेस इन मैकेनिक्स। अब अपन इसमें डिटेल से अपनी बुक के जो हेडिंग है, वो हेडिंग अपने दी हुई है, वो है घर्षण बल, यानी कि फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन है क्या, अब उसको अपन अच्छे से अब अपन समझेंगे उसे कि वो टॉपिक क्या है। देखो भाई, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है अथवा फिसलने का प्रयास करती है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है अथवा फिसलने का प्रयास करती है, तो उसके गति के विरुद्ध एक बल लगता है जो कि गति का विरोध करता है। इस बल को ही कहा जाता है घर्षण बल। तो अब अपन जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है घर्षण या फ्रिक्शन, जो कि एक प्रकार का कैसा है? संपर्क बल है, यानी कांटेक्ट फोर्स है। तो सबसे पहले अपन इसको डिफाइन कर लें
सिंपल डेफिनेशन दे लें कि जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच आपेक्षिक गति हो, तथा उनके बीच जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच आपेक्षिक गति हो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच आपेक्षिक गति हो, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है, के बीच एक बल कार्य करता है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच आपेक्षिक गति हो, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है, जो गति का विरोध करता है। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच आपेक्षिक गति हो, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल, इस बल को घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स, इस बल को घर्षण बल तथा इस प्रक्रिया को घर्षण कहते हैं। घर्षण बल तथा इस प्रक्रिया को घर्षण यानी कि फ्रिक्शन देखो, जब दो वस्तुएं एक दूसरे के संपर्क में हो तथा उनके बीच आपेक्षिक गति हो, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क सतहों के बीच एक बल कार्य करता है जो गति का क्या करता है, विरोध करता है। इस बल को घर्षण बल तथा इस प्रक्रिया को घर्षण कहते हैं। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है भाई, घर्षण कहलाती है। तो देखो, ये अपन ने इसके बारे में लिख लिया है। अब अपन घर्षण बल की कुछ विशेषताएं देखेंगे कि क्या इसकी विशेषता है। देखो, नंबर ABC करके इसके पॉइंट देखेंगे। सबसे पहली विशेषता तो यह है कि घर्षण बल एक असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, असंरक्षी बल है। असंरक्षी बल से मतलब होता है ऐसे बल जिनके अंतर्गत किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। अगर कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है तो वो बल कहलाते हैं संरक्षी बल। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है, लेकिन घर्षण बल कैसा है, असंरक्षी बल है, यानी कि किया गया कार्य पथ पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो नंबर A पॉइंट में कह सकता हूं यह एक असंरक्षी बल है, यह एक असंरक्षी बल है। ये लो, पहली एक विशेषता तो ये आ गई है। असंरक्षी बल का मैंने मतलब बता ही दिया कि वह बल जिसमें किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, पथ पर निर्भर करता है, तो असंरक्षी बल कहलाता है। और किया गया कार्य अगर पथ पर निर्भर नहीं करता है तो वो कहलाता है संरक्षी बल। नंबर B, अगली विशेषता, ये एक स्वेकार्यत बल है।
यह एक स्वयं कार्यरत बल, सेल्फ एक्टिंग फोर्स। देखो ये बल अपन लगाते नहीं है, ये बल अपने आप ही ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। जैसे कोई वस्तु कहीं रखी हुई है, अगर कोई वस्तु किसी सरफेस पर रखी हुई है, अगर मैं इसे खींचने का प्रयास कर रहा हूं तो इसका मतलब उस मैं जो बल लगा रहा हूं उस बल के विरुद्ध एक बल इसमें उत्पन्न हो गया है जो इसको खींचने का या इसको धक्का देने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। वही क्या है, घर्षण बल, यानी ऑटोमेटिक उत्पन्न होने वाला बल है। यानी यूं कह सकता हूं ये सेल्फ एक्टिंग फोर्स है, स्वयं कार्यरत बल है। तीसरी अगर मैं इसकी विशेषता की बात करूं तो ये एक स्वयं समायोजित बल है, यानी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। यह एक स्वयं यानी कि सेल्फ यह एक स्वयं समायोजित बल, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। यह एक स्वयं समायोजित क्या है, बल है, यानी कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। कैसे है देखो, वही बात, अगर मैंने मान लिया कोई वस्तु यहां रखी हुई है, आप ऐसे समझें ये कोई सरफेस है, अगर मैं इस पर इधर बल लगा रहा हूं इसको खींचने के लिए, वस्तु नहीं खिसकी। जैसे मान लिया कि मैंने 30 न्यूटन का इस पर बल लगाया, वस्तु नहीं खिसकी, यानी 30 न्यूटन का इसने मेरे विरुद्ध क्या कर दिया, बल लगा दिया, अपना आप एडजस्ट कर लिया। मैं जैसे इस फोर्स को बढ़ा करके 40 न्यूटन कर दूं तो ये 40 न्यूटन हो गया, और 50 न्यूटन करते ही ये संतुलन की अवस्था में आ गया, खिसक सकती है। 50 से ऊपर करते ही ये क्या होगी, गति प्रारंभ कर दे। कहने का मतलब ये है कि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितना मैं बल लगा रहा हूं, जितना इसका मैक्सिमम मान हो सकता है वहां तक इसने अपने आप को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया। स्वयं समायोजित किया है बल है। तो अपन ने 3 विशेषताएं इस बल की देख ली। यह एक असंरक्षित बल है, यह एक स्वयं कार्यरत बल है यानी सेल्फ एक्टिंग फोर्स है, यह एक स्वयं समायोजित किया है बल है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। नंबर डी, यह वस्तुओं के बीच आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। तो इसकी उत्पत्ति का कारण भी लिख देते हैं। यह है वस्तुओं के बीच आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। यह वस्तुओं के बीच आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। ध्यान रखना, इसकी उत्पत्ति का कारण क्या है, अन्योन्य क्रिया के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है। अगली एक विशेषता और, यह विद्युत चुंबकीय बल है, यानी कि प्रकृति से देखें तो यह विद्युत चुंबकीय बल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, फोर्स है। नंबर एफ, उसे मैं यही लिख देता हूं। तो देखिए अपने विशेषताएं देख ली है कि स्वयं समायोजित बल है, स्वयं कार्यरत बल है, आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण आणविक अन्योन्य क्रिया के कारण यह बल उत्पन्न होता है, और यह कैसा है, विद्युत चुंबकीय बल है। मैं ये और कहता हूं कि घर्षण बल के परिमाण की एक निश्चित सीमा होती है, जहां पर इसमें देख लिया कि जैसे 40-50 न्यूटन तक था, उसके बाद इसने गति प्रारंभ कर दी, यानी इसकी एक क्या होती है, निश्चित सीमा होती है। तो मैं कह सकता हूं इसके परिमाण की एक निश्चित सीमा होती है। इसके किसकी, घर्षण बल के। इसके परिमाण की एक निश्चित सीमा होती है तथा इसका मान इस सीमा से अधिक नहीं हो सकता।
तथा इसका मान इस सीमा से अधिक नहीं हो सकता। ये लो, क्या कहा, इसके परिमाण की एक निश्चित सीमा होती है तथा इसका मान इस सीमा से अधिक नहीं हो सकता। नंबर F तक के मैंने इसकी प्रॉपर्टीज लिख दी हैं। अब देखो, अगर किसी वस्तु पर इस सीमा से अधिक अगर अपन बल लगा दें, जब वस्तु पर इस आरोपित बल का मान अधिकतम घर्षण बल से अधिक हो जाता है तो वस्तु न्यूटन के गति के नियमानुसार क्या होगी, गति करना प्रारंभ कर देगी। यानी कि घर्षण बल का मान एक निश्चित सीमा से अधिक नहीं होता है, एक निश्चित सीमा होती है। अगर उस सीमा से अधिक अगर अपन उसके ऊपर बल आरोपित कर रहे हैं तो वस्तु न्यूटन के गति के नियमानुसार क्या होती है, गति प्रारंभ कर देती है। तो नंबर F पॉइंट में अपन आगे और लिख लेते हैं। तो देखिए, नंबर F को ही पहले पूरा कर दूं मैं कि इसके परिमाण की एक निश्चित सीमा होती है तथा इसका मान इस सीमा से अधिक नहीं हो सकता। इससे आगे फिर मैं क्या कह रहा हूं, देखो, जब किसी वस्तु पर आरोपित बल किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु पर आरोपित बल अधिकतम घर्षण बल से अधिक हो तो आरोपित बल अधिकतम घर्षण बल जब किसी वस्तु पर आरोपित बल अधिकतम घर्षण बल से क्या हो, अधिक होता है या अधिक होता है। जब किसी वस्तु पर आरोपित बल अधिकतम घर्षण बल से अधिक हो तो वस्तु न्यूटन के नियमानुसार त्वरित होती है। वस्तु न्यूटन के नियमानुसार त्वरित होती है। न्यूटन के नियम के अनुसार वस्तु क्या होगी, त्वरित हो जाएगी, उसके अंदर क्या होगा, त्वरण होगी। अब देखिए F के बाद नंबर G, एक प्रॉपर्टी और अपन जाने, और भी प्रॉपर्टी है, अपन S तक लिखेंगे। नंबर G में कह सकता हूं, दो सतहों के बीच कार्य करने वाले अधिकतम घर्षण बल का मान दोनों सतहों की प्रकृति पर निर्भर करेगा, उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। तो देखिए, नंबर G पॉइंट के अंदर मैं लिख सकता हूं, दो सतहों के बीच कार्य करने वाले दो सतहों के बीच कार्य करने वाले दो सतहों के बीच कार्य करने वाले अधिकतम घर्षण बल का मान, कार्य करने वाले अधिकतम घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करने वाले अधिकतम घर्षण बल का मान दोनों सतहों की प्रकृति, बल का मान दोनों सतहों की प्रकृति, अधिकतम घर्षण बल का मान दोनों सतहों की प्रकृति एवं इन सतहों के अभिलंब संपर्क बल पर निर्भर करता है। एवं इन सतहों, ये अपन प्रूफ करेंगे भी आगे, इसी में पढ़ेंगे। एवं इन सतहों के अभिलंब, एवं इन सतहों के अभिलंब
संपर्क बल पर निर्भर करता है। अभिलंब संपर्क बल पर क्या करता है, निर्भर करता है। ये संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, ध्यान रखना भाई। और यही एक तरह से क्या है, घर्षण का नियम भी है। यूँ कह सकते हैं कि ये संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि मैं यहाँ इस पॉइंट में ये भी लिख रहा हूं कि नंबर जी के अंदर कि ये संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह है संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ये लो भाई, तो ध्यान रहे यहां मैंने ये इतनी इसकी जो बल की जो विशेषताएं लिखी हैं, इनमें से ध्यान रहे ये जो नंबर जी वाली लिखी है, इसमें मैंने क्या कहा है कि दो सतहों के बीच कार्य करने वाले अधिकतम घर्षण बल का मान दोनों सतहों की प्रकृति एवं इन सतहों के अभिलंब संपर्क बल पर क्या करता है, निर्भर करता है। लेकिन ये संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, घर्षण का नियम कहते हैं। तो देखो अपन ने यहां तक के पॉइंटों को डिस्कस कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस इसमें करेंगे वो पॉइंट होगा कि घर्षण बल कहां तो सहायक है और कहां ये विरोधी है। यानी कहीं तो ये गति में सहायक होगा और कहीं ये क्या करेगा, गति का विरोध करेगा। उस पॉइंट को और अपन अब समझेंगे। नंबर जी तक के पॉइंट अपन ने इसके डिस्कस कर लिए हैं।